हाँ भाई। पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक, 4s, 3d, 5s, 4d, 6s, 4f, 5d, 7s, 5f, 6d। यहाँ पर आपका आता है पहला ग्रुप में, अगर बात करें पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, 3 से लेकर 12 ग्रुप, ठीक है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18। पीरियोडिक टेबल कुछ ऐसी सी है, मैं आपको बार बार कहता हूँ, आपको बनाने की प्रैक्टिस सीखनी है कि पीरियोडिक टेबल दिखती कैसे है, ठीक है। दिस इज द शेप ऑफ योर पीरियोडिक टेबल। इसमें दिस ब्लॉक, दिस इज द डी ब्लॉक, ठीक है। इन दोनों की जगह एफ ब्लॉक बिल्कुल नीचे पड़े। ये ब्लॉक हमने कर लिया एस ब्लॉक। पहला ग्रुप एल्कली, दूसरा ग्रुप एल्कलाइन, ठीक है। यहां पर है ये, दिस ग्रुप इज पी ब्लॉक, जो यहां से यहां तक है, ठीक है। इसके अंदर कितनी रो है, कितने ग्रुप आते हैं इसके अंदर, कितना जरा बताओ। देखो, हमारे कोर्स में खाली ये दोनों ग्रुप है पी ब्लॉक में से 11th में। बाकी जो 12th का पी ब्लॉक है उसमें 15 से 18 ग्रुप है, ठीक है। 11th में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक के 2 ग्रुप है। 12th में पी ब्लॉक के 4 ग्रुप है। डी ब्लॉक 12th में, एफ ब्लॉक 12th में। पूरा पीरियोडिक टेबल हमारे सिलेबस में है, ठीक है। इसमें अब पता नहीं बच्चे क्यों नहीं पढ़ाते, फिलहाल ये क्लासिफिकेशन ऐसी कर रखी है इन्होंने कि 13 14 ग्रुप 11th में, 15 16 17 18 12th में है, डी एंड एफ ब्लॉक 12th में है, ठीक है। तो अब ये हमें केवल 2 ग्रुप पढ़ने हैं, 13 14। 13 14 ग्रुप में अगर बात करें तो जो नखरे वाले हैं वो ये वाली लाइन, सेकेंड लाइन, और एक ये थैलियम। सबसे ऊपर वाले और सबसे नीचे वालों के नखरे प्रॉपर्टी अलग है, बाकी सबकी प्रॉपर्टी अलग है। ऊपर वालों की और नीचे वालों की प्रॉपर्टीज में बाकी सबसे थोड़ी थोड़ी अलग है, ठीक है। ये एक्सेप्शन थोड़ी है, ये सारे पी ब्लॉक के हैं भाई। मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी थोड़ी अलग है, ठीक है। बाकी एल्यूमिनियम, गैलियम की, इंडियम की प्रॉपर्टी सेम सेम है आपस में। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन की प्रॉपर्टी आपस में सेम है, ठीक है। लेकिन बाकी सबकी प्रॉपर्टी आपस में मैच, इन दोनों की प्रॉपर्टी और नीचे वाले दो की प्रॉपर्टी सबसे अलग है। तो सबसे पहले इफ यू टॉक अबाउट द जनरल, सबसे पहले अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, जनरल कैरेक्टरिस्टिक की, तो पहले लिखे हुए जनरल कैरेक्टरिस्टिक के अंदर
पी ब्लॉक है 6 एलिमेंट, क्यों है बताओ? पी ब्लॉक है 6 एलिमेंट, क्यों? क्योंकि पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई। ये 3 ऑर्बिटल है, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 13वां ग्रुप, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 14वां ग्रुप, 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 15वां ग्रुप, चौथा इलेक्ट्रॉन मतलब 16वां ग्रुप, 7वां इलेक्ट्रॉन मतलब 17वां ग्रुप, छठा इलेक्ट्रॉन मतलब 18वां ग्रुप। 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जो है ये पी का 1 इलेक्ट्रॉन है, ये पी के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये पी का 3rd इलेक्ट्रॉन है, इसमें पी का 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें पी के 5 आएंगे, इसमें पी के 6 आएंगे, ठीक है। तो पी पहली प्रॉपर्टी लिखो होते हैं, पी ब्लॉक है 6 element in a period. P block has 6 element in a period as p orbital can accommodate only 6 electron. P block has 6 element in a period because p orbital can maximum accommodate 6 electron. P orbital can maximum accommodate 6 electron. Second, प्रॉपर्टी होते हैं, आप कोई सा ही पकड़ लो। सपोज मैंने फ्लोरीन पकड़ लिया, एटॉमिक नंबर 9, 1s2 2s2 2p5। आप अभी तक बच्चे मैंने केवल पीरियोडिक टेबल बनाई है। पीरियोडिक टेबल बनाने के बाद मैंने केवल एक पॉइंट बताया है, पहला पॉइंट कि पी एक लाइन में 6 एलिमेंट होते हैं, एक कॉलम में एक पीरियड में 6 एलिमेंट होते हैं। अभी तक खाली यही बताया पहला पॉइंट में। दूसरे पॉइंट पे हूं कि अगर हम फ्लोरीन क्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन को पकड़ लो, हाँ, तो लास्ट में 3s2 3p5 आएगा। तो आप देखो, आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, 1s2 2s2 2p1, सब में लास्ट में 1p ऑर्बिटल ही आएगी, तभी तो पी ब्लॉक में है। कोई भी एलिमेंट उसी ब्लॉक में होता है जो जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है। लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका पी में जा रहा है ना, तो ये पी ब्लॉक में मिलेगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा होता है तो वो डी ब्लॉक में मिलता है। जिस ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है वो उसी ब्लॉक में मिलता है। सेकंड पॉइंट लिखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन पी ऑर्बिटल। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो वो तो आपको पता ही है कि ऑक्सीडेशन नंबर हमने रिडॉक्स में ही पढ़ा था। ऑक्सीडेशन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है और मिनिमम वैल्यू वैलेंसी के इक्वल होती है। मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होती है बच्चे? वैलेंसी के। मैक्सिमम वैल्यू होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल, और जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है वैलेंसी के इक्वल। जैसे नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -3 उसकी वैलेंसी है। सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, -2 उसकी वैलेंसी है। क्लोरीन के पास -1 वैलेंसी है और 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू होती है वो वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में हो सकती है। बस प्रॉपर्टी है, सारे पी ब्लॉक के तो एलिमेंट है, नाइट्रोजन सल्फर क्लोरीन, मतलब दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वो ये बात बता रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। थर्ड लिखिए, थर्ड को इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट।
थर्ड को थोड़ा इंपॉर्टेंट लिखिएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, इनर्ट, INERT, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इंपॉर्टेंट है इनर्ट पेयर इफेक्ट। शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये वाला जो था, हाँ सेट, ये थर्ड था, सेकंड था, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा पी ब्लॉक में एंटर करता है, पी ऑर्बिटल में एंटर करता है। नेक्स्ट, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वैलेंसी से मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो वैलेंसी से वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक हो सकता है। ये थर्ड पॉइंट था। चौथा है बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट। प्योरिटी तो मोटो दी मैंने, पता नहीं क्यों, नहीं राम दोबारा बच्चे। पी ब्लॉक को आप देखो, पता मैंने प्योरिटी टेबल क्यों मिटो दी। यहाँ पर थैलियम पे फोकस करिए बच्चे, ये आपकी मैंने शॉर्ट में प्योरिटी टेबल बनाई है। यहाँ पर थैलियम था, Tl, Tl स्टैंड फॉर थैलियम। अगर आप थैलियम पे फोकस करेंगे, देखो आपने कंपाउंड पढ़ा होगा BCl3, BCl3 क्यों बनता है BCl3? अगर इसकी गहराइयों में जाएं तो बोरोन की एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1, इसके पास 2 हैं और एक अनपेयर्ड। ठीक है, लेकिन वाइल बॉन्डिंग ये एक इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर चला जाता है, तो 3 अनपेयर्ड बन जाते हैं, तो ये 3 बॉन्ड बना लेता है, 3 अनपेयर्ड बन जाते हैं, 3 बॉन्ड बना लेता है, तो BCl3 है, बोरोन +3 में चला गया। सिमिलरली इफ यू टॉक अबाउट सपोज के नीचे वाला एलिमेंट AlCl3, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, सही कलेश एल्यूमिनियम के साथ भी है। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसी होती है, लेकिन जब बॉन्ड बनाना होता है एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाता है। एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के टाइम पे आगे चला जाता है। तो बच्चे ऐसे इसकी बोरोन की होगी 2s2 2p1, इसकी 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। यही तो होगा सबका, सबकी एक जैसी होती है टॉप टू डाउन। तो अगर आप थैलियम की बात करें, Tl की थैलियम की, तो इसकी आएगी 6s2 6p1, तो S में 2 P में 1, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। TlCl3 इज नॉट स्टेबल। थैलियम को बोरोन करा लेता है एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप, एल्यूमिनियम करा लेता है एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप, तो सारे करा लेते हैं, थैलियम को मौत आती है। थैलियम अपना 6s अंदर का इलेक्ट्रॉन बाहर जंप नहीं करने देता। इस लाइन में जितने भी हैं, चाहे आप अगले एलिमेंट की बात करें, कैसी की सुनाऊं प्रभु, चाहे आप लेड की बात करें, जो इस लाइन की, अब देखो अगर मैं कार्बन की बात करूं, अगर मैं कार्बन की बात करूं, ठीक है, तो कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, S में 2 P में 2, बॉन्ड बनाने के लिए एक आगे चला गया, तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है। कार्बन क्या बनाता है बच्चे? 4 बॉन्ड बना लेता है।
लेकिन अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर मैं लेड की बात करूं, पीवी की, तो इसका क्या आएगा, 2 3 4 5 6, इसका आएगा 6s2 6p2। लेड में जो अंदर वाले दो इलेक्ट्रॉन है वो आगे जंप नहीं होते, बाकी सब में होते हैं, बाकी सब में होते हैं, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, बाकी सब में होते हैं। लेकिन लेड में जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर जंप नहीं करते। मतलब इस लाइन में कुछ कमी है या एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर जंप नहीं करते, और इसी इफेक्ट को इनर्ट पेयर इफेक्ट कहते हैं। तो देखो, ये BCl3 बनाता है, ये AlCl3 बनाता है, ये GaCl3 बनाता है, ये TnCl3, हाँ, ये InCl3 बनाता है, लेकिन ये TlCl बनाता है। इसकी अपने पास एक ही एन पेयर रखना चाहता है। ये ऐसा क्यों है कि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं करने दे रहा। सेम लेड के साथ है, लेड भी हमेशा +2 में रहना चाहता है, जब कार्बन चाहता है +4 में रहना, सिलिकॉन चाहता है +4 में रहना, जर्मेनियम चाहता है +4 में रहना, लेकिन टिन किसमें पसंद करता है, +2 में रहना। टिन किसमें रहना पसंद करता है, +2 में। ऊपर वाले सारे चाहते हैं +3 में रहना, लेकिन थैलियम किसमें रहना चाहता है, +1 में। ऐसा क्या है कि ये, ऐसा रीजन तो मैंने आपको बता दिया कि इसका इलेक्ट्रॉन आगे जंप नहीं कर रहा, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इनके इलेक्ट्रॉन ने आगे जंप करना बंद कर दिया। जो ऊपर वाले सब में इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर जंप कर रहा था, लेकिन थैलियम और लेड में ऐसा क्या हो जाता है कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जंप नहीं करता। ठीक है, देखो थैलियम से पहले आया कौन है, 4f, उससे पहले f नहीं है। यहां जो खेल खेल गई वो 4f खेल गई। थैलियम और लेड के केस में जो खेल खेल रही है वो 4f खेल रही है। थैलियम और लेड के केस में 4f आ गई। इससे पहले, इन सबसे पहले f थी नहीं, लेकिन थैलियम से और लेड से पहले 4f आती है। एक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। एक टॉपिक हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। कि शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट में हमने क्या पढ़ा था बच्चे, कि शेल बाय शेल, हाँ हाँ, शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या था बच्चे, कि हमें पता है न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। तो सपोज यहां पर 10 वाले भी खींच रहे हैं, एक शेल के बाद ये फोर्स घट के 8 रह जाएगी, 7 रह जाएगी, 6 रह जाएगी, 5 रह जाएगी। तो शेल बाय शेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, ऐसा होना चाहिए। शेल बाय शेल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, और ऐसा होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 4f ये काम नहीं करती। 4f हैज द पुअरेस्ट शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। 4f के यहां पर जो f ऑर्बिटल आ गई उसकी दिक्कत क्या आई है, 4f हैज द पुअरेस्ट, f ऑर्बिटल हैज द पुअरेस्ट शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। उसकी वजह से क्या हुआ कि f का शील्डिंग एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर था। तो देखिए बच्चे, ये सपोज थैलियम को पढ़ रहा हूं मैं, इसके 6s2 6p1, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, एस पी डी एफ, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल, 6s 6p। तो एक्सपेक्टेशन क्या थी, एक्सपेक्टेशन थी कि ये अगर 20 से अट्रैक्टर है तो ये 19 से होगा, ये 18 से होगा, ये 16 से होगा, ये 14 से अट्रैक्ट होंगे, ये 12 से अट्रैक्ट होंगे, और जो 6s के जो दो इलेक्ट्रॉन थे, 6s2 है ना, वो 10 से अट्रैक्ट होंगे। ये एक्सपेक्टेशन थी मेरी, ऐसा होना चाहिए था इनर्ट पेयर इफेक्ट के हिसाब से, ये मेरी एक्सपेक्टेशन थी। रियलिटी में क्या हुआ,
रियलिटी में क्या हुआ, ये 20 थी, ये 18 थी, ये 16 थी, ये 14 थी, ये 14 की 14 रह गई। जो फोर्स, ये जो 4F को जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करनी थी, वो 4F ने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम नहीं करी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 4F को कम करनी थी, 14 से 12 करना था ना फोर्स को, लेकिन 4F का शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट बहुत पुअर था, तो ये 14 का 14 रह गया, और ये 10 की जगह यहाँ पर कितना पहुंचा, 12। तो ये जो 6s के इलेक्ट्रॉन थे, ये टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियर के साथ, इसलिए आगे जंप नहीं कर रहे। बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट ऑफ 4F ऑर्बिटल, the 6s electrons are tight, इन पे अट्रैक्टिव फोर्स 10 से आनी चाहिए थी, लेकिन आ रही है 12 की, इसीलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ज्यादा झुके हुए हैं न्यूक्लियस की तरफ, आगे जंप करना पसंद नहीं कर रहे। तो लिखो, इसी इफेक्ट को कहते हैं इनर्ट इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसी इफेक्ट को क्या कहते हैं बच्चे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। एनी डाउट टू एनीवन कैन आस्क। इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है पुअर शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट ऑफ 4F की वजह से, मतलब 4F का शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट आ रहा है। 4F का शील्डिंग एंड स्किनिंग इफेक्ट काम नहीं कर रहा, इसलिए जो 6s के इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली स्ट्रांगली बाउंड हो गए हैं न्यूक्लियर के साथ, जरूरत से ज्यादा फोर्स से न्यूक्लियर की तरफ खिंच गए हैं, इसीलिए वो 6s2 से 6s से 6p जंप नहीं कर पा रहे। लेड में भी यही कलेश है, थैलियम में भी यही कलेश है, लेड में भी यही कलेश है और थैलियम में भी यही कलेश है। तो लेड जो है पीबी, ये +2 रखना चाहता है, लेड अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना चाहता है, +2, और थैलियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना चाहता है, +1। थैलियम अपना ऑक्सीडेशन नंबर कितना रखना चाहता है बच्चे, +1। तो लिखो बच्चे, हाँ ये सारा इनर्ट पेयर इफेक्ट था। अब डेफिनेशन लिखो बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट की। द रिलक्टेंसी ऑफ, ना चाहना, रिलक्टेंसी का मतलब होता है ना चाहना, द रिलक्टेंसी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, द रिलक्टेंसी ऑफ, द रिलक्टेंसी, RELUCTANCY, द रिलक्टेंसी, रिलक्टेंसी मतलब ना चाहना, द रिलक्टेंसी ऑफ NH2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखना जैसे 6s2 है ना, ऐसे NS2, the reluctancy of NH2 electron to take participate in bonding when we move down the group, the reluctancy of NH2 electron to take participate in bonding when we move the bonding when we move down the group, when we move down the group, inert pair effect is shown because of the, inert pair effect is shown because of the poor shielding and skinning effect of 4F orbital. Inert pair effect is shown because of the poor shielding and skinning effect of inert pair effect is shown because of the poor shielding and skinning effect of 4F orbital. Because of the poor shielding and skinning effect of 4F orbital. ठीक है, देखो, because of the poor shielding and skinning effect of 4F
देखो इसके अंदर, बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग एंड स्कैनिंग इफेक्ट ऑफ 4f 6s2 electron, because of the poor shielding and skinning effect of 4f 6s2 electron are relatively 6s2 electron are relatively more attracted towards the nucleus. 6s2 electron are more attracted towards the nucleus and don't participate in bonding and don't participate in bonding. 6s2 के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। हाँ, क्या बच्चे, 4f का सबसे पुअर है ना, इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि खाली थैलियम ही शो करता है, डाउन द डिग्री ग्रुप घट रहा है, यही तो लिखा है स्टेटमेंट पढ़ो। मैंने ये थोड़ा कहा है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट केवल थैलियम शो करता है। थैलियम इन सब गैलियम और इंडियम में +3+1 दोनों स्टेबल है, लेकिन थैलियम में केवल +1 स्टेबल है, क्योंकि थैलियम में डी के साथ एफ भी आ गई है। समझ आ रहे नहीं आ रहा? गैलियम इंडियम ऊपर वालों में तो +3 है, बोरोन एल्यूमिनियम में +3 स्टेबल है, गैलियम इंडियम में +3+1 दोनों स्टेबल है, लेकिन थैलियम में केवल और केवल +1 स्टेबल है, वो +3 में जाता ही नहीं है थैलियम। देखो पी ब्लॉक मैक्सिमम कंसिस्ट ऑफ क्या होता है बच्चे पी ब्लॉक के अंदर? नॉन मेटल मेटल एंड मेटलाइट्स। पी ब्लॉक मैक्सिमम कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। बच्चे इनर्ट पेयर इफेक्ट में ये कहता था कि जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं लाइन के अंदर, बोरोन एल्डियम गैलियम इंडियम थैलियम, मैं थैलियम पे आ गया, तो बोरोन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी 2s2 2p1। बोरोन की क्या थी? तो इस जब बॉन्ड बनाना होता था तो इसका s का एक इलेक्ट्रॉन आगे जंप कर जाता है, ये हर किसी में होता है, एल्यूमिनियम में भी होता है, गैलियम में होता है, लेकिन थैलियम में होता ही नहीं है, थैलियम में होता ही नहीं है, ये जो इलेक्ट्रॉन था एस वाला, ये आगे जंप ही नहीं करता, इसी को कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या? हाँ ठीक है, इसी को कहते हैं स्टेबल। क्यों? वो अभी क्वेश्चन लिखवाऊंगा ना, कि पेपर में आएगा क्वेश्चन TlCl3 स्टेबल नहीं है, क्योंकि TlCl3 में जो Tl का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 है, जबकि Tl में स्टेबल कौन सा होता है? +1। थैलियम अपने पास एक ही एनपीएट रखना चाहता है ना, तो थैलियम में +1 स्टेबल होता है, ये सब मैं क्वेश्चन लिखवाऊंगा अभी, ठीक है। अगला पॉइंट मैंने लिखवाया था कि पी ब्लॉक के अंदर मैक्सिमम नॉन मेटल है और कुछ मेटलॉइड्स है, एल्यूमिनियम मेटलॉइड है ना, कुछ मेटल में, रेयरेस्ट केस में मेटल भी, रेयरेस्ट केस में मेटल भी है। ब्लड मेटल है ना। देखो बच्चे, इंडियम इंडियम बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम Tl थैलियम, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम Tl। क्या बच्चे? हाँ नहीं, नाम पता तो होना चाहिए, वो पेपर में, और पेपर में पता लगा थैलियम कह रहा है,
वाई इन थैलियम प्लस वन इज स्टेबल। आप करो थैलियम कौन है, बात बिगड़ जाएगी ना। आपको नाम भी याद होनी चाहिए कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अगली कैरेक्टरिस्टिक, सीएल क्या बनाना चाहता है, सीएल पॉजिटिव या सीएल नेगेटिव। फ्लोरीन क्या बनाया जाता है, एफ पॉजिटिव या एफ नेगेटिव। तो बच्चा ये जो नॉन मेटल है, ये जो पी ब्लॉक के जो नॉन मेटल है, ये फटाफट इलेक्ट्रॉन गेन करके अनायन बनाना चाहते हैं, नेगेटिव चार्ज बॉडीज बनाना चाहते हैं। तो इसके अंदर लिखिए बच्चे, नॉन मेटल रेडिली फॉर्म अनायन non-metal readily form anion as they have much negative electron gain enthalpy, as they have much negative या more negative electron gain enthalpy। इसी के अंदर ब्रैकेट में लिखना, they cannot lose electron as they have very high ionization enthalpy, they cannot lose electron as they cannot release electron as they have high ionization enthalpy। ये इलेक्ट्रॉन गेन करने में बहुत ज्यादा एनर्जी निकालते हैं, ठीक है। तो ये फटाफट से इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहते हैं, जबकि अगर इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी। यही लिखा है बच्चे कि दे हैव मच नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। नेगेटिव का मतलब अपने आप क्या हो गया कि वो एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो दे हैव मच नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। नेक्स्ट पॉइंट, non-metal oxides are acidic or neutral। non-metal oxides are CO2 CO, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक और न्यूट्रल। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर acidic or neutral while metal oxides are basic in nature। इनकी हर नॉन मेटल के सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में तो है, सारे नॉन मेटल पी ब्लॉक में ही है, और तो कहीं है नहीं नॉन मेटल, ठीक है। अब आ जाओ बोरोन और कार्बन। हाँ बोलो। हाँ सारे मेटल है, डी ब्लॉक में सारे मेटल है, एस डी और एफ में सारे मेटल है, पी ब्लॉक में सबका कॉम्बिनेशन है। आगे लिखो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट। अब बोरोन कार्बन पर आओ। बोरोन कार्बन भी बाकी सबसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। मैंने ये तो कहा था ऊपर के दो और नीचे के दो सबसे अलग बिहेवियर शो करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा नीचे के दो के बारे में, थैलियम और लेड को क्या आफत आ रही है। दिक्कत यह है बोरोन और कार्बन को क्या आफत आती है भाई, छोटा पाई। सबसे बड़ी जो आफत आई हुई है, एक बोरोन और कार्बन को जो आफत आने के जो रीजन है वो मेनली दो है। एक देखो बच्चे, पहला लिखो क्वेश्चन देखो, वाई पी ब्लॉक, वाई सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स इन पी ब्लॉक, वाई
second group elements in p block show why second group element in p block shows exceptional behavior. Why second group element in p block shows exceptional behavior. तो पहला है बच्चे पहला स्मॉल साइज, सबसे बड़ा रीजन ऐसा होता है स्मॉल साइज। हाँ तो सबसे पहले लिखो बच्चे स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। दूसरा पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। एक बच्चे हाँ अच्छे देखो बच्चे हाँ लिखे बच्चे दूसरा पार्ट ये लिखिए ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दे कैन नॉट एक्सपेंड देयर ऑक्टेट while other can। दूसरा बता रहा हूं बच्चे बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल due to absence of d orbital they cannot expand its octet, they cannot expand its octet while other can। इसका मतलब बताता हूं मैं आपको while other can, ठीक है। देखिए बच्चे पहले तो आप अदर कैन एक्सपेंड इस बात को समझिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन कि बाकी सब अपना ऑक्टेट क्या बच्चे नहीं अच्छा ये बंद हो गया क्या। हाँ बच्चे आप देखिए बोर्ड पर वीडियो अपने आप हैंग हो ये देखिए बच्चे अगर मैं नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करूं शॉर्ट में समझाता हूं आपको मैं क्या कह रहे हैं। अगर मैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भाई इन्हीं का भाई है गरीब है डी ऑर्बिटल नहीं है उसके पास। देखो PCl5 हमने पढ़ा या नहीं पढ़ा। उसके अगले पढ़े SF6 हमने पढ़ा। आपने NCl5 क्यों नहीं पढ़ा।
जब फास्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है तो नाइट्रोजन को 5 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा? सल्फर 6 बॉन्ड बना सकता है तो ऑक्सीजन 6 बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा? ये बात। हाँ शाबाश, ये सही बात है। ठीक है, देखो हो क्या रहा है, अगर मैं नाइट्रोजन को पढ़ूं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। 1s2 2s2 2p3, खत्म कलेश। 2s2 2p3, 2s2 2p3। तो नाइट्रोजन हैज 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो इट कैन फॉर्म ओनली 3 सिंगल बॉन्ड। सो इट कैन फॉर्म नॉर्मली 3 सिंगल बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अगर यही काम मैं फास्फोरस के साथ करूं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। देखो फर्स्ट के अंदर एस स्ट्रक्चर होती है, सेकंड के अंदर sp दोनों होती है, थर्ड के अंदर spd तीनों होती है। इनके अंदर d है लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या हुआ? है तो सही। s में 2 है, p में 3 थे, d बिल्कुल खाली थी, d बिल्कुल खाली थी। तो कभी कभी क्या होता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से b में जंप कर जाता है। अब पी फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाएगा? 5 अनपेयर्ड है, तो 5 बॉन्ड बनाता है, इसलिए PCl5 पाया जाता है। यही लाइन का मतलब है। क्या लिखा है बच्चे लाइन का मतलब? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सेकंड लाइन में डी ऑर्बिटल नहीं थे, ये अपने ऑक्टेट नहीं एक्सपेंड कर सकता। जबकि फॉस्फोरस के पास 5 अनपेयर्ड हो गए, तो उसने 10 इलेक्ट्रॉन, उसने क्या करा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपना ऑक्टेट उसने बढ़ा लिया। क्यों बढ़ा लिया? क्योंकि उसके बाद डी खाली थी। अगर उसके बाद ये डी खाली नहीं होती तो वो तीन तीन बॉन्ड ही बनाता है NCl3 की तरह। जैसे NF3 NCl3 होता है, वैसे ही होता है ये भी। ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड ही नहीं कर पाता, लेकिन इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल थी जिसके अंदर अंदर का इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, तो इसने अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर दिया। तो ये बात मैंने लिखाई है कि यहां पर क्या लिखा है? सेकंड पॉइंट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, ड्यू टू absence of d orbital, due to absence of d orbital, they cannot expand their octet. They cannot expand their octet. अब ऑक्टेट एक्सपेंड करने का मतलब समझ आ गया कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर जंप करा के ज्यादा बॉन्ड बनाना। अंदर के इलेक्ट्रॉन को बाहर जंप करा के ज्यादा बॉन्ड बनाना। नहीं बच्चे, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं तो खाली इतना ही लिख पाया अभी तक। अगला लिखो बच्चे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड आपने पढ़ा है, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। आपने पढ़ा है 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। यस बच्चे, एम आई ऑडिबल? हाँ बच्चे, आ रही है। हाँ, एक्सेप्शनल बिहेवियर क्या, कौन से वाला? नहीं बच्चे, कुछ नहीं कराया, यही करा रहा हूँ सभी। एक्सेप्शनल बिहेवियर ही करा रहा हूँ। ठीक है, लिखिए बच्चे टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड।
टाइप्स ऑफ पाई बॉन्ड। जब हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड ऑन ओवरलैपिंग से, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, और ये बनता है पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैपिंग से। यस और नो? मतलब ये बनता है कि अगर दो ऑर्बिटल आमने सामने टकरा रही है, आमने सामने भिड़ रही है, दो पी ऑर्बिटल आमने सामने भिड़ गई, अगर दो साइडवेज टकरा गई पी ऑर्बिटल, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो मैंने कहा था सिग्मा तो कोई भी बना सकता है, एस एस ओ पी पी ओ, एस पी एस ओ, एस पी पी ओ, एस पी ओ, सिग्मा तो कोई भी बना सकता है। पाई हमने पढ़ा था खाली पी और पी पाई, एक की पी दूसरे की पी के साथ बॉन्ड बनाती है, इसे कहते हैं पी पाई बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं बच्चे? पी पाई बॉन्ड। एक की पी पाई दूसरे की पी पाई के साथ बॉन्ड बना लेती है। दिस इज व्हाट इज नॉन एज पी पाई बॉन्ड। इसको हम क्या कहते हैं? पी पाई बॉन्ड। लेकिन पी ऑर्बिटल डी के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकती है, पी ऑर्बिटल डी के साथ भी पाई बॉन्ड बना सकती है। जैसे आप कंपाउंड देखिए NSiH3 का होल थ्राइस, NSiH3 का होल थ्राइस। यहां पर अगर आप देखोगे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, यहां पर एक सिलिकॉन है। सिलिकॉन की अगर मैं बात करूं, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2, 3d खाली है। इस सिलिकॉन के पास 3d बिल्कुल खाली है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ऐसे इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन है, लेकिन सिलिकॉन के पास एम्प्टी डी है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होती है। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? डंबल होती है ना, ऐसे। डी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती थी ना, डबल डंबल। डी ऑर्बिटल की शेप कैसी होती थी बच्चे? डबल डंबल। यस और नो बच्चे? यस और नो? ये जो सिलिकॉन है इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, लेकिन एक डी ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ी है, डबल डंबल वाली, तो वो इसके साथ साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेता है, इसे कहते हैं। नहीं, बैक बॉन्डिंग तो होता है कि इसे ने अपना लोन डोनेट कर दिया, डोनेट नहीं करा, शेयर ओवरलैपिंग हो गई है ऑर्बिटल की। इसे कहते हैं कि एक के पी ने दूसरे के डी के साथ पाई बॉन्ड बना लिया, पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसे हम क्या कहते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पी पाई डी पाई बॉन्ड। हाँ, तो बैक बॉन्डिंग पी पाई डी पाई बॉन्ड में ही हो रही है ये, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? नाम क्या देते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऐसे ही बच्चे एक होता है डी पाई बॉन्ड, एक होता है डी पाई बॉन्ड। जब एक की डी ऑर्बिटल, एक एटम की डी ऑर्बिटल दूसरे एटम की डी ऑर्बिटल से कंबाइन कर जाए, साइडवेज ओवरलैप कर जाए, तो उसे हम कहते हैं डी पाई बॉन्ड। इसका आगे चल के बहुत अंतर आएगा कि कोई कंपाउंड पी पाई बॉन्ड शो करता है, कोई कंपाउंड पी पाई डी पाई बॉन्ड बनाता है, कोई कंपाउंड पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं बनाता।
जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन पी पाई डी पाई बॉन्ड बना लेता है। अगर यही कंपाउंड होता है NCH3 का होल थ्राइस, फिर क्या होता है जरा सोचना। अगर यही कंपाउंड होता NCH3 का होल थ्राइस, फिर क्या होता? बताओ बच्चे पहले। अरे थैंक यू छोड़, पहले वो बता। अगर इस कंपाउंड में मैं ये CH3 लेता तो क्या होता? हाँ, क्या होता है? हाँ, बस सही बात है। कार्बन के पास एटॉमिक नंबर होता है 6, 1s2 2s2 2p2, डी है ही नहीं। यही करेक्ट खत्म हो गया ना। अगर ये खाली कार्बन कार्बन रह जाते तो कोई डी ऑर्बिटल नहीं थी, तो यहां पर इनके बीच में कोई साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई साइडवेज ओवरलैपिंग नहीं होती, बैक बॉन्डिंग नहीं होती। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ पी पाई डी पाई बॉन्ड नहीं होता। तो बच्चे पाई बॉन्ड 3 तरीके का होता है। हमने बॉन्डिंग में पढ़ा खाली पी पाई बॉन्ड होता है, जबकि पी पाई डी पाई बॉन्ड भी होता है, डी पाई बॉन्ड भी होता है। अब जिसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है वो पी पाई डी पाई या डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। जिसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं है, जैसे कार्बन और बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो वो कभी भी डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। इसकी वजह से, इस कमी की वजह से वो बहुत सारी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते जो बाकी कंपाउंड करते हैं। जो बाकी के कंपाउंड प्रॉपर्टी शो करते हैं, बोरोन और कार्बन वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाते। तो हम क्या लिख रहे थे बच्चे? बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर ऑक्टेट। उसी के अंदर लिखो, बोरोन एंड कार्बन कैन ओनली फॉर्म पी पाई बॉन्ड as they don't have d orbital. Boron and carbon form boron and carbon can only form p pi bond, while boron and carbon can only form p pi bond, while silicon can form p pi d pi bond, while silicon can form p pi d pi bond। और उसका ये एग्जांपल बना लेना पी पाई डी पाई बॉन्डिंग का। अब इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। इस पी पाई डी पाई की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। नाउ आई एम गिविंग यू ब्रेक। ठीक 5 बजे आपके पास टेस्ट आ जाएगा।